नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे रहें और पॉजिटिव कैसे सोचें और पॉजिटिव लाइफस्टाइल क्या है। और आगे जानेंगे कि खुद को पॉजिटिव रखने के लिए क्या क्या टिप्स हम अपनाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। यह कहा जाता है कि लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो उसके पीछे एक सकारात्मक सोच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सकारात्मक सोच का असर न सिर्फ आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर ही पड़ता है, बल्कि आपके जीवन के हर एक पहलू पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए आज की इस पोस्ट में हम आपको सकारात्मक सोच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे रहें और पॉजिटिव कैसे सोचें। यदि आप बताए गए इन टिप्स को अपने जीवन में अपनाते हैं और सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन जीते हैं, तो यकीन मानिए हालात भले ही कैसे भी हों, आप हर मुश्किल वक्त से बेहतर होकर ही निकलेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आपके विचार ही आपका जीवन चलाते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखना और आशावादी होना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी अनेकों परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं या आ जाती हैं, जहां पर चाहते हुए भी हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको पॉजिटिविटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसका लाभ भी मिलता है। तो यह जानने से पहले कि जीवन में सकारात्मक विचार कैसे लाएं, पॉजिटिव कैसे रहें और पॉजिटिव कैसे सोचें, तो चलिए जान लेते हैं कि पॉजिटिव लाइफस्टाइल क्या होती है। आमतौर पर दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जिन्हें हर समय चीज़ों और परिस्थितियों से शिकायतें रहती हैं, वे हर कार्य में कमियां ढूंढते हैं और अपनी नकारात्मक सोच के कारण दूसरों के बीच भी नकारात्मकता फैलाते हैं। ऐसे लोग कमियों और समस्याओं में अधिक फोकस करते हैं, ना कि उनके समाधान में। दूसरे वे लोग होते हैं जिनका हर कार्य के प्रति सकारात्मक रवैया रहता है। ऐसे लोग कमियों में अधिक ध्यान न देकर उनके समाधान और बेहतरी की तरफ ध्यान देते हैं। सकारात्मक सोच के लोग खुद को और अपने जीवन को बेहतर करने की दिशा में हमेशा काम करते रहते हैं, तथा ऐसे लोग असफलता से सीख लेते हैं और आगे बेहतर करने की अपनी कोशिश जारी रखते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों के भीतर भी ऊर्जा भरने के काम करते हैं। तो जब आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखते हैं और कार्यों को पॉजिटिवली लेते हैं और कार्य में अपने 100% देकर उसे अच्छा करने, उसमें अच्छा होने की बात करते हैं, जहां दूर दूर तक आपके विचारों में नकारात्मकता नहीं होती है, वही एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल होती है। तो दोस्तों, आगे जानते हैं कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखें। उसके कुछ टिप्स हम आपको आज बताएंगे। नंबर 1, हर दिन की शुरुआत खुशी से करें। एक अच्छे दिन की शुरुआत अच्छी सुबह से होती है। यदि आप अपना पूरा दिन अच्छा बिताना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो खुशी के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। सुबह उठने पर सबसे पहले खुद से बातें करें कि आज आप क्या अच्छा करेंगे। अपने सफलतम पलों को याद करें, अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश करें,
और साथ ही सुबह मिलने वाले हर इंसान से खुश होकर बात करें और इसे अपनी आदत बना लें। फिर आप देखेंगे सिर्फ इतना करने मात्र से आपके भीतर काफ़ी सकारात्मकता बदलाव आने लगेंगे। नंबर 2, सुबह उठकर योग करें। योग ध्यान से मन मस्तिष्क में एकाग्रता होती है, जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं। और यह कोई आज की बात नहीं है, बल्कि भारत में योग और ध्यान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ध्यान करने से आप तनाव मुक्त रहते हैं और आपके भीतर स्थिरता बनी रहती है। नंबर 3, छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें। जीवन में सफलता लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है खुशी, और खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी या अपने मित्रों की हर छोटी से छोटी कामयाबियों की सराहना करें, उन्हें सेलिब्रेट करें। यानी जब आप हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं तो स्वतः ही आपके भीतर पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है, जिसका असर ना सिर्फ आपके भीतर होता है, बल्कि आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उस पॉजिटिविटी को महसूस करने लगता है। नंबर 4, लोगों की मदद करें। यदि आप निस्वार्थ भाव से मजबूर लोगों की मदद करते हैं तो आप पाएंगे कि ऐसा करने पर आपके दिल को काफ़ी सुकून मिलेगा और आप काफ़ी पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपके आस पड़ोस हर जगह ऐसा कई लोग मिल जाएंगे जिनके लिए एक वक्त का खाना जुटाना भी किसी लड़ाई से कम नहीं होता। तो यदि आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो निश्चित ही आपके एक कदम से उनकी काफ़ी मदद हो जाएगी और आप भी पॉजिटिव महसूस करेंगे। नंबर 5, समस्या की स्थिति में भी समाधान के बारे में सोचें। समस्याएं यथा मुश्किलें हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें या खुद को इन समस्याओं से बचाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं आपके सामने ये मुश्किलें आ खड़ी होंगी। तो ऐसी स्थिति में एक नकारात्मक इंसान जो यह सोचने लगता है कि यह सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है या मुश्किलें मेरे सामने ही क्यों उत्पन्न होती हैं, तो आपको भी कभी भी ऐसा नहीं सोचना है और ना आपके सिर्फ सोचने मात्र से उत्पन्न हुई यह समस्या समाप्त होने वाली है, बल्कि ऐसी किसी भी स्थिति में आपको पॉजिटिव रहना है और समस्याओं को चैलेंज की तरह लेना है। समस्या की तरफ कम ध्यान देकर उनके समाधान के बारे में अधिक सोचना है, क्योंकि सकारात्मक सोच बड़ी से बड़ी मुश्किल स्थिति में भी छोटी से छोटी संभावनाओं को ढूंढने लगती है। पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति मुश्किल घड़ियों में भी अच्छाई ढूंढता है। वह इन मुश्किलों से सीखने की कोशिश करता है और हर वह कदम उठाने से नहीं कतराता है जिससे मुश्किलों से निकला जा सके। नंबर 6, नकारात्मक सोच वाले लोगों का साथ न दें। कहा जाता है कि आप जिन लोगों के बीच अधिक समय गुजारते हैं, आपके व्यक्तित्व और आपकी सोच पर उनका काफ़ी गहरा असर पड़ता है। यानी अगर आप एक सकारात्मक सोच के व्यक्ति को अपना मित्र बनाते हैं या ऐसे लोगों के साथ अपने दिन का अधिकतम समय व्यतीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच में भी नकारात्मकता आने लगेगी। तो जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे पहला कदम है कि आप पॉजिटिव सोच वाले लोगों के बीच रहें, उन्हीं का साथ दें तथा मित्रता भी उन्हीं लोगों से करें जिनमें कठिनाइयों से लड़ने की इच्छा शक्ति हो। यदि आप ऐसा करते हैं और आप सिर्फ बिना कुछ करे सकारात्मक लोगों के बीच रहना शुरू कर देते हैं,
तो आप अपने भीतर काफ़ी पॉजिटिव बदलाव महसूस करने लगेंगे। नंबर 7, समस्याओं को खुद से बड़ा ना बनाएं। अक्सर देखा जाता है कि समस्या भले ही कैसी भी हो, कई लोग समस्याओं से खुद को इतना प्रभावित कर लेते हैं कि बस उसे सोच सोच कर काफ़ी बड़ा बना लेते हैं। यह ठीक तिल का पहाड़ बनाने जैसा है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जितना आप समस्या के बारे में सोचेंगे, उतना वो आपकी सोच पर हावी होती चली जाएगी, क्योंकि समस्या के बारे में सोचकर वह कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके लिए हमें सही कदम उठाने होते हैं। यह अक्सर तब होता है जब आप काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं और जल्दी समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर सबसे पहले आप खुद को शांत करें, फिर अपने दिमाग में घूम रहे नकारात्मक विचारों को समाप्त करें। अब जब आप शांत हो जाएंगे तो स्थिति को सही से पहचान सकेंगे और समाधान की ओर बढ़ने वाले हर छोटे कदम का ख्याल आपके मन में उत्पन्न होने लगेगा। आप इस बारे में अपने करीबी से भी राय ले सकते हैं, फिर भले ही उस समस्या से निकलने में कितना भी समय लगता हो, आप सकारात्मक रहेंगे और कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। नंबर 8, अच्छा देखें, अच्छा सुनें और अच्छा पढ़ें। आज इंटरनेट का दौर चल रहा है, जहां पर हर तरह का कंटेंट आपके सामने उपलब्ध है। ऐसे में खुद पर नियंत्रण रखने और खुद के भीतर पॉजिटिव सोच बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा सुनें और अच्छा देखें, जिससे आपके भीतर पॉजिटिविटी आए तथा हर उस कंटेंट से दूर रहना है जिसमें नकारात्मकता उत्पन्न होती हो, चाहे वह वीडियो या टेक्स्ट हो या फिर कोई ऑडियो कंटेंट क्यों ना हो। अच्छे कंटेंट के रूप में आप क्रांतिकारियों की जीवनियाँ पढ़ सकते हैं, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं तथा वेब पर दूसरे कई कंटेंट हैं जिन्हें पढ़कर या देखकर आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। सभी जानते हैं कि राजा कृष्णदेवराय पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बहेलिया राज दरबार में आया। उसके पास पिंजरे में एक सुंदर व रंगीन विचित्र किस्म का पक्षी था। वह राजा से बोला, महाराज, इस सुंदर व विचित्र पक्षी को मैंने कल जंगल से पकड़ा है। यह बहुत मीठा गाता है तथा तोते के समान बोल भी सकता है। यह मोर के समान रंग बिरंगा ही नहीं, बल्कि उसके समान नाच भी सकता है। मैं यहाँ एक पक्षी आपको बेचने के लिए आया हूँ। राजा ने पक्षी को देखा और बोले, हाँ, देखने में यह पक्षी बहुत रंग बिरंगा और विचित्र है। तुम्हें इसके लिए उपयुक्त मूल्य दिया जाएगा। राजा ने बहेलिये को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस पक्षी को अपने महल के बगीचे में रखवाने का आदेश दिया। तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज, मुझे नहीं लगता कि यह पक्षी बरसात में मोर के समान नृत्य कर सकता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि यह पक्षी कई वर्षों से नहाया ही नहीं है। तेनालीराम की बात सुनकर बहेलिया डर गया और दुखी स्वर में राजा से बोला, महाराज, मैं एक निर्धन बहेलिया हूँ। पक्षियों को पकड़ना और बेचना ही मेरी आजीविका है। अतः मैं समझता हूँ कि पक्षियों के बारे में मेरी जानकारी पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना अनुचित है। यदि मैं निर्धन हूँ तो क्या तेनालीराम जी
को मुझे झूठा कहने का अधिकार मिल गया है। बहेलिए की यह बात सुन महाराज भी तेनालीराम से अप्रसन्न होते हुए बोले, तेनालीराम, तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो? मैं अपनी बात सिद्ध करना चाहता हूँ महाराज। यह कहते हुए तेनालीराम ने एक गिलास पानी पक्षी के पिंजरे में गिरा दिया। पक्षी गीला हो गया और तभी दरबारी पक्षी को आश्चर्य से देखने लगे। पक्षी पर पानी गिरा, रंगीन हो गया और उसका रंग हल्का भूरा हो गया। राजा तेनालीराम को आश्चर्य से देखने लगे। तेनालीराम बोला, महाराज, यह कोई विचित्र पक्षी नहीं है, बल्कि जंगली कबूतर है। परंतु तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता लगा कि यह पक्षी रंगा गया है? महाराज, बहेलिए के रंगीन नाखून से पक्षी पर लगे रंग तथा उसके नाखूनों का रंग एक समान है। अपनी पोल खोलते देख बहेलिया भागने का प्रयास करने लगा, परंतु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे धोखा देने के आरोप में जेल में डाल दिया और तेनालीराम को 50 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी गईं। राजा कृष्णदेव राय समय पर कारागृह का निरीक्षण करते रहते थे। इसी क्रम में जब एक दिन वे कारागृह का निरीक्षण कर रहे थे तो एक कोठरी में बंद 2 चोर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दया की भीख मांगने लगे। वे कहने लगे, महाराज, हम चोरी में माहिर हैं, चोरी के हर पैतरे हम जानते हैं, राज्य के चोरों के बारे में भी जानकारी रखते हैं। यदि आप दया करके हमें छोड़ देंगे तो हम आपके गुप्तचर बनकर उन चोरों को पकड़वाने में आपकी सहायता करेंगे। महाराज ने उन 2 चोरों को छोड़ तो दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। शर्त अनुसार उन्हें तेनालीराम के घर से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करनी थी। सफल रहने पर उनकी महाराज के गुप्तचर के रूप में नियुक्ति निश्चित थी, लेकिन असफल रहने पर उन्हें फिर से कारागृह में बंद कर दिया जाना था। दोनों चोरों ने महाराज की शर्त स्वीकार कर ली। रात में तेनालीराम के घर के बगीचे में झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए और तेनालीराम के परिवार की सोने की प्रतीक्षा करने लगे। रात को भोजन ग्रहण करने के बाद तेनालीराम रोज की तरह अपने बाग में घूमने निकला तो उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। तेनालीराम तीव्र बुद्धि का था। उसने अंदाजा लगा लिया कि हो न हो घर में चोर घुस आए हैं, लेकिन वह सामान्य बना रहा। उसने चोरों को ये भनक नहीं होने दी कि उसे उनके होने का आभास हो चुका है। बगीचे का एक चक्कर लगाने के बाद वह घर के अंदर गया और पत्नी को इशारों इशारों में बता दिया कि घर में चोर घुस आए हैं। फिर चोरों को सुनाते हुए ऊंची आवाज में पत्नी से कहने लगा, सुनती हो, उन दिनों राज्य में चोरी की वारदात बढ़ गई है, हमें भी सतर्क रहना होगा। क्यों ना हम तुम्हारे जेवर और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं एक संदूक में भरकर कुएं में छुपा दें। कोई भी चोर कुएं में बहुमूल्य सामान होने की बात सोच भी नहीं सकता। पत्नी ने हामी भर दी। उसके बाद तेनालीराम एक संदूक लेकर बाहर आया और उसे जाकर कुएं में डाल दिया। झाड़ियों में छुपे चोरों ने तेनालीराम की बात सुन ली। वे बड़े खुश हुए कि अब तो आराम से वे तेनालीराम के घर से चोरी कर महाराज की शर्त पूरी कर लेंगे। वहीं बैठकर वे तेनालीराम के परिवार के सोने की प्रतीक्षा करने लगे। जब तेनालीराम का परिवार सो गया तो वे झाड़ियों से निकलने और कुएं के पास गए। वहां बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी।
बिना देर किए वे बाल्टी से कुएं का पानी निकालने लगे और बगीचे में फेंकने लगे। पूरी रात वे कुएं से पानी निकालते रहे। भोर हो गई, तब वहीं वे एक कुएं से संदूक निकालने में कामयाब हो सके। संदूक बाहर आ जाने के बाद उन्होंने खुशी खुशी संदूक खोलने लगे, लेकिन जैसे ही संदूक खुला, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें जेवर या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं, बल्कि पत्थर भरे हुए थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वे तेनालीराम द्वारा मूर्ख बनाए जा चुके हैं। तेनालीराम भी तब भी उठ चुका था। वह चोरों के पास गया और अपने बगीचे को सींचने के लिए धन्यवाद देने लगा। दोनों चोर बहुत शर्मिंदा हुए। तेनालीराम ने महाराज के सैनिकों को बुलवा भेजा। कुछ ही देर वे तेनालीराम के घर पहुंच गए और दोनों चोरों को ले जाकर कारागृह में डाल दिया। एक गांव में एक वृद्ध जमींदार रहता था। उसकी बहुत उम्र हो चुकी थी। एक बार जब वह बीमार पड़ा तो उसे लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसके 3 पुत्र थे। उसने तीनों को अपने पास बुलवाया। जब तीनों पुत्र वृद्ध व्यक्ति के पास एकत्रित हुए तो वो बोला, पुत्रों, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए अपने पास बुलाया है। जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरे पलंग के नीचे जमीन खोद लेना। वहां तुम तीनों के लिए कुछ है। इतना कहने के बाद वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों पुत्रों ने उसके कहे अनुसार उसके पलंग के नीचे की जमीन की खुदाई शुरू कर दी। उन्हें 3 कटोरे मिले जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर और तीसरे में तिनके रखे हुए थे। साथ ही उन्हें 10 सोने के सिक्के भी मिले। तीनों पुत्रों को 3 कटोरों और 10 सोने के सिक्कों की पहेली का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना अवश्य समझ आ गया कि ऐसा करने के पीछे उनके पिता का अवश्य कोई प्रयोजन रहा होगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए तीनों ने तेनालीराम के पास जाने का निश्चय किया। तेनालीराम के पास पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताकर उन्होंने पूछा, चाचा, आप तो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। क्या मृत्यु पूर्व पिताजी ने इस बारे में आपको कुछ चर्चा की थी? नहीं तो, तेनालीराम ने उत्तर दिया। किंतु तुम्हारे पिताजी पहेलियों के बहुत शौकीन थे, इसलिए शायद वे पहेली में अपनी बात कह गए। मुझे थोड़ी देर सोचने दो, हो सकता है मैं इस पहेली को बूझ लूं। तीनों लड़के शांति से तेनालीराम के पास बैठ गए और तेनालीराम सोच में डूब गए। कुछ देर बाद तेनालीराम की आंखें खुशी से चमक उठी और वह बोले, मुझे पता चल गया इस पहेली का क्या अर्थ है। तो चाचा जी, जल्दी से हमें भी इसका अर्थ बता दो। तीनों पुत्र बोले। तो सुनो, तेनालीराम कहने लगा, तीनों कटोरों के आकार तो देखो, सबके आकार भिन्न हैं। 3 कटोरों के माध्यम से तुम्हारे पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों के मध्य किया है। सबसे बड़ा कटोरा सबसे बड़े पुत्र की मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उसमें मिट्टी भरी है, अर्थात तुम्हारे पिता के सारे खेत सबसे बड़े पुत्र को मिलेंगे। दूसरा कटोरा मंझले पुत्र को मिला है, उनमें गाय का सूखा गोबर है, अर्थात सारे मवेशी मंझले पुत्र को मिलेंगे। तीसरा कटोरा छोटे पुत्र को मिला है, जिसमें तिनके भरे हैं जो सुनहरे रंग के हैं, अर्थात सारा सोना सबसे छोटे पुत्र को मिलेगा। इतना कहकर तेनालीराम चुप हो गए
अब तीनों पुत्र बोले, चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि पिताजी ने 10 सोने के सिक्के किसके लिए छोड़े हैं। ये मेरा मेहनताना है। तुम्हारे पिताजी कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाते थे। उन्हें मालूम था कि उनकी पहेली का अर्थ पूछने तुम लोग मेरे पास आओगे, इसलिए मेरा मेहनताना छोड़ गए हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का अर्थ मिल चुका था। उन्होंने तेनालीराम को 10 सोने के सिक्के दिए और लौट गए। एक बार एक ईरानी व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में आया। वह महाराज के लिए ढेर सारी भेंट लेकर आया। महाराज खुश हो गए। उन्होंने भी अपनी तरफ से मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेवकों से कहकर उन्होंने ईरानी व्यापारी के रहने की शानदार व्यवस्था करवाई। उसके लिए एक से बढ़कर एक पकवान परोसने को कहा। सेवक भी महाराज की आज्ञा के पालन में जुट गया। एक दिन खाने के बाद सेवकों ने ईरानी व्यापारी को मीठे में रसगुल्ला परोसा। रसगुल्ला देखकर व्यापारी ने सेवकों से पूछा कि क्या वे उसे रसगुल्ले की जड़ के बारे में बता सकते हैं। सेवक सोच में पड़ गए। वे रसोइये के पास गए और उससे ईरानी व्यापारी का प्रश्न बताते हुए उत्तर पूछा। रसोइये को तो बस रसगुल्ला बनाना आता है। उसकी जड़ के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सेवकों ने कई लोगों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा, लेकिन कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। धीरे धीरे महाराज के कानों में यह बात पहुंची कि ईरानी व्यापारी के द्वारा रसगुल्ले की जड़ के बारे में पूछा गया है और महल में कोई भी उसके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। उन्होंने अपने सबसे चतुर दरबारी तेनालीराम को बुलाया और उसके सामने इस प्रश्न को रखा। प्रश्न सुनने के बाद तेनालीराम बोला, महाराज, कल दरबार में आप ईरानी व्यापारी को बुला लीजिए। मैं सबके सामने इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन सारा दरबार खचाखच भरा हुआ था। ईरानी व्यापारी भी दरबार में उपस्थित था। जब तेनालीराम दरबार में आया तो अपने हाथ में एक कटोरा लिए हुए था जो मलमल के कपड़े से ढका हुआ था। महाराज ने पूछा, तेनालीराम, क्या तुम रसगुल्ले की जड़ के बारे में बता सकते हो? जी महाराज, मैं इस कटोरे में रसगुल्ले की जड़ लेकर आया हूँ। कहते हुए तेनालीराम ने कटोरे के ऊपर से मलमल का कपड़ा हटा दिया। कटोरे में गन्ने के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, जिसे देखकर महाराज सहित सारे दरबारी चकित रह गए। तेनालीराम ईरानी व्यापारी के पास जाकर उसे कटोरा देकर बोला, महाशय, ये है रसगुल्ले की जड़। महाराज की इस समझ से अब भी सब बाहर था। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, ये सब क्या है? तेनालीराम बोला, महाराज, मिठाई शक्कर की बनती है। शक्कर को बनाया जाता है गन्ने से। इस तरह हुआ है गन्ना रसगुल्ले की जड़। यह उत्तर सुनकर महाराज ने हंसते हुए ईरानी व्यापारी की ओर देखा। वह भी तेनालीराम के उत्तर से संतुष्ट हो गया।